अभी मैं आप सभी को क्लास 10th का हेरिडिटी चैप्टर्स पढ़ाने वाला हूं और इसका रैपिड रिवीजन कराऊंगा। अभी जो आप सभी पढ़ेंगे मेरे से, इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ये जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप सभी को मिल जाएंगे। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं, इस चैनल का मेरा पहला वीडियो है, लेकिन मैंने कहां कहां पढ़ाया है और मेरा एजुकेशन क्या है मैं आप सभी को बताता हूं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है ओनिश कुमार। मैंने एम्स पटना से इंटर्नशिप कंप्लीट किया है। पीजी माइक्रोबायोलॉजी से मैंने कंप्लीट किया है। मैंने लगभग 3 ईयर अन अकेडमी पे बायोलॉजी पढ़ाया हूं। उसके बाद स्मार्ट नौकरी नीट यूजी यूट्यूब चैनल पे मैं कई साल से बच्चों को गाइड कर रहा हूं। गोल एमबीबीएस पे एप्लीकेशन पे बच्चों को मैं पढ़ाता हूं। तो नीट के बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मुझे लगा कि अब क्लास 10th वाले बच्चों को भी मुझे गाइड करना चाहिए, क्योंकि आपको मेरे जैसे टीचर का सख्त जरूरत है, ताकि कंसेप्ट से पढ़ाकर आपको इजीली अच्छा नंबर दिला दे। शुरू करते हैं। इस चैनल को आप सभी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक चीज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और फटाफट पढ़ लेंगे, ताकि आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं जीन के बारे में। आखिर जीन होता क्या है? देखो, डीएनए हमारे बॉडी में होता है। डीएनए के ऊपर एक सेगमेंट जो होता है वो जीन होता है। अब मैं आपको बताता हूं, मान लो कि ये एक तुम्हारा डीएनए हो गया, ये डीएनए हो गया, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मैंने बनाया, ठीक है। और डीएनए के ऊपर ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये जीन है। ये क्या है? जीन। ये जीन है, व्हाइट वाला जीन है। बट ये आप देखोगे तो ये आपका डीएनए हो गया, ठीक है। तो डीएनए के ऊपर जो सेगमेंट आप देख रहे हो वो जीन होता है। तो लिखा है कि सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंटेन इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग प्रोटीन और आरएनए। इसके पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि अब तुम्हें प्रोटीन या आरएनए बनाना है। मतलब आप आगे पढ़ोगे कि हमारा डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ये प्रोसेस ट्रांसलेशन कहते हैं। मेरी बात को आप समझ रहे ना? चलो, हेरिडिटी क्या होता है? देखो, हेरिडिटी का मतलब होता है कि पेरेंट्स से, पापा मम्मी से हमारे अंदर ट्रेट या कैरेक्टर का ट्रांसफर होना। मतलब पापा मम्मी से हमारे अंदर उनका अंश आना। सिंपल हेरिडिटी का मतलब ये होता है। यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि द प्रोसेस बाय विच ट्रेट, ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टर। ट्रेट बोलो या कैरेक्टर बोलो, दोनों बात सेम होता है। पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, इट कैन अकर थ्रू सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपल, पापा मम्मी से 50% पापा से, 50% मम्मी से, हमारे अंदर 100%। आगे हम बात करेंगे जो 50-50 बात करो क्या है। आगे देखो, अब बात करते हैं हेरिडिटी क्या। वेरिएशन लिखा हुआ है। देखो, वेरिएशन का मतलब होता है एक प्रकार का चेंज होना, डिफरेंस होना। द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल इन स्पीसीज और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो क्वेश्चन बनता है कि भाई ये वेरिएशन क्यों जरूरी है हमें? तो देखो, वेरिएशन इसलिए जरूरी है कि ये हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को इन्वायरमेंट चेंज के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने के लिए। देखो, इन्वायरमेंट तो बदल रहा है, तो इन्वायरमेंट जैसे बदलेगा उस अकॉर्डिंग हम अपने आप को बदले, तो ये धीरे धीरे वेरिएशन होता आएगा और हम अपने आप को अडेप्ट करते रहेंगे। दूसरा, इट डेराइव द इवोल्यूशन ऑफ न्यू एंड बेटर अडेप्ट स्पीसीज। मतलब क्या होगा कि देखो, ये वेरिएशन कोई एक जनरेशन में नहीं आएगा। मतलब पापा मम्मी से हमारे अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखेगा। वेरिएशन बहुत बड़े लेवल पे अगर आपको देखना है तो कई पीढ़ी लग जाता है, 10-20 पीढ़ी भी लग जाएगा। लेकिन वेरिएशन बहुत जरूरी है। देखो, आज से 1000 साल पहले जो इन्वायरमेंट था और आज जो इन्वायरमेंट है, उस समय का स्पीसीज आज सरवाइव शायद नहीं कर सकता। आज हम लोग सरवाइव कर रहे हैं। आने वाले 500 साल में धीरे धीरे बहुत सारे चेंजिंग वेरिएशन होता जाएगा। उस समय का स्पीसीज उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे। शायद 500 साल 1000 साल बाद हम अपने आप को उस अकॉर्डिंग अडेप्ट ना कर पाए। ये वेरिएशन होता है। अब देखो, यहाँ पे 2 टाइप का होता है, एक एसेक्सुअल और सेक्सुअल। यहाँ पे वेरिएशन इसमें बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन सेक्सुअली में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब देखो, इसका जो डीएनए का जो कॉपी होता है ना, बहुत मतलब बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा, क्योंकि पापा से स्पर्म आया, मम्मी से एग आया, मिला, फर्टिलाइज किया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पर ज्यादा देखने को डीएनए में
मिल सकता है, सिंपल। तो जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इसको अच्छे से पढ़ते रहेगा। ये सेम यही है, एक बार एनसीईआरटी का लाइन में दे दिया है, वही बात जो यहां लिखा है वही लिखा है। थोड़ा एक बार आप सभी इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब देखो, अब जेनेटिक्स क्या होता है, तो जेनेटिक का डिफिनेशन में लिख दिया है, बायोलॉजिकल साइंस विच डील विथ द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। अभी मैंने हेरिडिटी बताया, पेरेंट्स से हमारे अंदर ट्रांसफर होना, एंड कॉज वेरिएशन। जब ट्रांसफर होगा तो कुछ ना कुछ वेरिएशन कॉज होगा। देखो मैं आप एक बात बता रहा हूं, मान लो सपोज आपके पापा बहुत गोरे हैं, मम्मी बहुत गोरी है, मतलब एकदम मिल्की व्हाइट, लेकिन बच्चा अगर सांवला जन्म ले लेता है तो वेरिएशन तो आपको यहीं पे देखने को मिल गया। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? तो वेरिएशन देखने को मिलेगा। मान लो पापा मम्मी, मम्मी का ब्राउन आई है तो बेटी जब हुई तो ब्राउन आई, पापा का ब्लैक आई है तो पापा से तो वेरिएशन यहीं पे हो गया, ठीक है। तो जेनेटिक्स होता है, लेकिन जेनेटिक्स वाज क्वाइंड बाय इंग्लिश बायोलॉजिस्ट विलियम साहब ने दिया था, ठीक है, बैटेसन। लेकिन टाइटल जो है फादर का वो ले गए मेंडल साहब। मेंडल साहब के ऊपर बहुत लंबी कहानी है। ये चर्च में प्रिस्ट थे। कहते हैं कि पी गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट हुआ था, उनके बगीचे में गार्डन पी जब उन्होंने उगाया तो वहां पे छोटे बड़े प्लांट देखे। उसके बाद से इनके मन में हुआ कि आखिर क्यों हो रहा है, तो एक्सपेरिमेंट शुरू किए। कभी डिटेल में इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये मेंडल साहब है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो कहा गया, जॉर्ज मेंडल को कहा गया। इन्वायरमेंटल वेरिएशन क्या होता है, देखो, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल दैट आर नॉट इनहेरिट बट कॉज बाय इन्वायरमेंट दैट द ऑर्गेनिज्म लाइफ। अब देखो यहां पे एक बात, ठीक है, सिंपल। मान लो कि अगर मान लो मेरे हाथ में टैटू है, ठीक है। अब देखो टैटू यहां पे है, टैटू अगर नेवर गिव अप का कभी दिखाऊंगा, तो टैटू मैंने खुद बनवाया है, तो ये कहीं ना कहीं इनहेरिट तो नहीं हुआ ना, इन्वायरमेंटल वेरिएशन हुआ कहीं ना कहीं। या मान लो किसी पर्सन का हाथ कटा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं वेरिएशन बाद में हुआ, वो इनहेरिट नहीं कहते, मतलब पेरेंट्स से हमारे अंदर नहीं आया ना। एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन बच्चे पूछते हैं, सर एक बात बताइए, मान लीजिए जीन का ट्रांसफर होता है, तो अगर किसी पेरेंट से पास दोनों पैर ट्रेन से कटा है, उनके पास दोनों पैर नहीं है, तो क्या अगर शादी होता है तो उनका बच्चा जो होगा, क्या उनके पास भी दोनों पैर नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं बता रहा हूं, मैंने कहा ना दोनों पैर कट गया है, इसका मतलब उनका बाद में कटा, पापा मम्मी से इनहेरिट नहीं हुआ है ना, वो तो इन्वायरमेंटल वेरिएशन है, तो वो ट्रांसफर नहीं होता है। जब बच्चा जन्म लेगा, उनका पूरा बच्चा पैर हाथ के साथ जन्म लेगा। मेरी बात आप समझ रहे ना? चलो अब यहां पे देखो, अब ये जेनेटिक वेरिएशन, द डिफरेंस इन डीएनए सीक्वेंस बिटवीन इंडिविजुअल पॉपुलेशन सेम है, ठीक है। जेनेटिक वेरिएशन देखो यहां पे सिंपल, अगर आप देखोगे वेरिएशन, ठीक है, यहीं पे आप देखो वेरिएशन यहां पे, और ये देखो यहां पे, ठीक है। आपको ये रहा ओरिजिनल, ये लाइन देखो, ये लाइन, ठीक है, यहाँ ये देखो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको ये देखो यहाँ पे, आपको वेरिएशन यहीं पे देखने को मिल जाए, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वेरी, ठीक है। तो सिंपल, डीएनए जब कॉपी होता है ना, उसी में वेरिएशन कहीं हो जाता है। अब डीएनए कॉपी बहुत फास्टली होता है, उसमें कहीं भी एक बेस पेयर में वेरिएशन हो गया, बेस पेयर, ये जो होता है ना बच्चों, ये बेस पेयर, मैं बेस पेयर भी नहीं बताना चाहता हूँ। बेस पेयर ए डबल बॉन्ड टी से होता है और सी ट्रिपल बॉन्ड जी से होता है। इसमें कहीं वेरिएशन आ गया, अगर टी की जगह जी आ गया तो वेरिएशन हो गया। मेरी बात समझ है ना? तो बस आप फिलहाल के लिए, टाइम नहीं है आपके पास, तो आप ये याद करो, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनर वेरिएशन देखने को मिल रहा है। अब देखो माइनर वेरिएशन देखने को क्यों मिल रहा है, अगर ये देखो, ये यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे सब ब्लू कलर में है, बट देखो इसमें बॉडी सेम है, इसका बॉडी जो है ब्लू है, बट थोड़ा बहुत यहाँ चेंज मिला देखने को। इसका बॉडी सेम है, यहाँ पे अगर ब्लू है तो हल्का सा यहाँ पे चेंज मिला। जब 1 से 2 बना, जब 2 से माइटोसिस होकर 4 बना, देखो इन दोनों में सिर्फ ये बदला, या इसमें कुछ चेंजिंग देखने को नहीं मिला, यहाँ पे कुछ चेंजिंग देखने को नहीं मिला, हालांकि कट गया है, फिर भी हम इसी बारे में बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल देकर समझते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजिंग देखने को मिला, यहाँ पे चेंजिंग देखने को मिला, यहाँ पे चेंजिंग देखने को मिला। तो अगर आप देखोगे ना, तो पूरे वेरिएशन में थोड़ा सा ज्यादा चेंजिंग आपको यहाँ मिला, वेरिएशन कुछ खास ज्यादा वेरिएशन नहीं है, और यहाँ पे आपको मिला। मेरी बात आप समझ रहे ना? चलो आगे चलते हैं, एक बार इसको रिवीजन करते चलना, ठीक है, एक बार फटाफट इसको रिवीजन करते चलना। यहाँ पे कई बार आप सभी को यहाँ पे पूछे जाएंगे इनहेरिट और एक्वायर्ड। देखो इनहेरिट का मतलब होता है कि हम पेरेंट्स से अब हमारे अंदर इनहेरिट हुआ, ट्रांसफर हुआ। एक्वायर्ड का मतलब हो कि जन्म के बाद हमने जो एक्वायर किया। जैसे एग्जांपल देकर समझा रहा हूं,
अभी मैंने कहा ना कि अगर किसी के पास हाथ कटा हुआ है तो हमने एक्वायर किया है, वो जन्म के बाद हुआ है। ऐसा नहीं हो कि वो जिसका हाथ नहीं है वो जब शादी करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा तो उसका बच्चा भी बिना हाथ का है, ऐसा नहीं, उसके बच्चे के पास हाथ पैर दोनों होंगे। ये पेरेंट्स से ट्रांसफर होता है और ये जन्म के बाद हम एक्वायर्ड करते हैं, इसलिए लिखा हुआ एक्वायर्ड और इनहेरिट। लिखा है कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट आर इनहेरिट फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन, मतलब पेरेंट्स। और ट्रेट और कैरेक्टर विच डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, कहा ना इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स में, या कैन नॉट बी इन, ये इनहेरिट नहीं होता है। इन्वायरमेंट के मतलब इन्वायरमेंट नाम इसलिए दिया गया, मान लो कि आप चल रहे हो, कुछ हो सकता है, कुछ एक्सीडेंट हुआ, दोनों पैर चला गया, आंख गायब हो, आंख खराब हो गया आपका, मान लो कि किडनी फेल हो गया, मेरी बात समझो ना, ये सब इन, बाल लॉस हो गया, हेयर लॉस हो गया, ये सब आप एक्वायर्ड में आएंगे। ठीक है, चलो। अगर ड्यू टू चेंज इन जीन और डीएनए, ऑफ कोर्स मैंने कहा ना डीएनए का मल्टीप्लीकेशन होता है, रेप्लीकेशन कहते हैं, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, यहां पे ये हमारे शरीर में, बट यहाँ पे नो चेंज इन जीन और डीएनए, बिल्कुल ये एक्वायर्ड हम बाद में करते हैं ना। अरे ये इनहेरिट का मतलब पापा मम्मी से जो हमारे में आएगा वो हमारा अंश है, लेकिन ये जो आएगा वो हमारा अंश नहीं, वो बाद में हम इसको इनहेरिट करते हैं। यहाँ पे पासिंग एक से दूसरे जनरेशन में, जैसे रेड कर्ली हेयर, ब्राउन आई, बताया ना, ये सब हो सकता है कि पेरेंट्स हम ट्रांसफर करें, बट साइकिलिंग सीख लिए, स्विमिंग सीख लिया, मान लो कोई डॉक्टर है, मैं डॉक्टर हूं, ठीक है, तो ऐसा थोड़े कि मैं डॉक्टर हूं तो मेरा जीन अगर मेरे बच्चे में जाएगा तो वो भी डॉक्टर बनेगा, अरे नहीं, कैसे बनेगा, वो तो इनहेरिट थोड़े है, वो तो एक्वायर्ड है, हमने जन्म के बाद वो अडेप्ट किया है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। चलो आगे चलते हैं। तो चलो अब देखो ट्रेट, अभी जो आप सभी को इनहेरिट और एक्वायर्ड का डिफरेंस बताया वही एनसीईआरटी की लाइन में मैंने लिख दिया। एक बात देखो यहाँ पे, अब देखो ईयर पे यहाँ पे एकदम सटा हुआ है, बट यहाँ पे फ्लैट है, मतलब यहाँ पे फ्लोट कर रहा है यहाँ पे, तो दोनों में आप वेरिएशन देख रहे हो, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देख रहे हो, आपका वेरिएशन यहीं पे आ गया ना। मतलब मान लो आपके पापा का ये एकदम स्किन से आपका चिपका हुआ है एकदम लास्ट तक, बट हो सकता है कि आप में फ्लोट करता रहे, तो वेरिएशन ही यहाँ पे आपको देखने को छोटा मोटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब देखो, अब हम बात करते हैं डीएनए के बारे में। सबसे पहले डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, बहुत सारे बच्चे इसके प्रॉपर फुल फॉर्म में गलती करते हैं, ठीक है। ये कंटेन करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, कंटेन करता है डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब सिंपल मैं अगर एग्जांपल दूं तो डीएनए जो है ना आपके बाबा जी या पापा, या तो बाबा है या पापा है, जो कि पूरा पैसा घर का पूरा अपना जो मालिकाना हक जो है वो रखते हैं, ताकि पूरा घर जो फंक्शन हो रहा है उन्हीं के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो डीएनए को आप अपने जो भी घर के जो मेन सदस्य है उनको दे देना, सब उन्हीं के अकॉर्डिंग फंक्शन कर रहे हैं, पूरा पैसा पूरा पावर उन्हीं के पास है, सिंपल। उसके बाद ये दो टाइप है, क्रोमेटिन और क्रोमोजोम। देखो क्रोमेटिन क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल क्रोमेटिन और क्रोमोजोम पे मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले एक मिक्सचर होता है डीएनए का और प्रोटीन का, ठीक है, जो कि फॉर्म करता है क्रोमोजोम को, जो कि फाउंड होता है हमारे सेल में। किसके सेल में, ह्यूमन या हायर ऑर्गेनिज्म। तो सिंपल सा बात है, क्रोमेटिन जो होता है मिक्सचर होता है आपका प्रोटीन का और डीएनए का। अब क्रोमोजोम क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट, सभी ऑल जेनेटिक मटेरियल को कंसिस्ट करता है। एक बहुत ही अच्छा मैं आप सभी को एग्जांपल देखकर समझाता हूं। यहां पे देखो आप सभी, अगर मैं आप सभी से पूछूं, ये मैंने एक बनाया, थोड़ा सा ये सब एक ही से है, ठीक है, रफ में बना देता हूं मैं। अगर मैं पूछूं आप सभी से, इसमें क्रोमोजोम इसमें कितना है, इसमें कितना है, इसमें कितना है, और इसमें आप बताओगे। और अगर मैं पूछूं क्रोमेटिन, अब बताओ इसमें कितना है, यहां पे कितना होगा, यहां पे कितना होगा, अब बताओ। अब आप मन में अपना सोचकर मुझे बता दो, अगर जो सही बताएगा आप कमेंट में जवाब लिख देना कि सर मैंने बता दिया, ठीक है। देखो यहां भी क्रोमोजोम एक है, क्योंकि यहाँ पे काइनेटोकोर से एक ही काइनेटोकोर से अटैच्ड है, यहां भी एक ही से कनेक्ट है, यहां भी एक है, यहां भी एक है, ठीक है। लेकिन क्रोमेटिन की बात करेंगे, एक
और एक से एक और दो, यहां पे दो है, एक कैटेगोरी से एक दो तीन, तीन है यहां पे, और एक से ही चार, एक दो तीन चार, चार। ये बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं इस चीज को। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। चलो, जीन के बारे में मैंने आप सभी को डिटेल में बता दिया, डीएनए का सेगमेंट होता है प्रॉपर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में। उससे पहले एलील के बारे में पढ़ लेते हैं। पेयर ऑफ जीन दैट ऑक्युपाई अ स्पेसिफिक लोकेशन ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम एंड कंट्रोल द सेम ट्रेट। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं पूछूं एक, ये पेयर में है, राइट, इसको पेयर ऑफ एलील बोलेंगे, एलील, ठीक है, पेयर ऑफ एलील्स, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं, ठीक है, अगर मैं एक्स आपको दे दूं, चलो एक्स का छोड़ दो, मैं सिंपल आपको देता हूं टी। अगर मैं आपसे बोलूं कैपिटल टी, ये क्या आप बोलोगे ना सर पेयर ऑफ एलिस है? लेकिन अगर सिर्फ सिंगल आपको मैं लिखूं तो क्या ये सिंगल आप एलील बोलोगे? यस, यहां पेयर लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा पेयर में होगा। इसको आप लिखोगे यहां पर क्लियर, सिंगल पेयर ऑफ एलील। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, ठीक है। तो पेयर ऑफ जीन दैट ऑक्युपाई स्पेसिफिक लोकेशन एंड पर्टिकुलर क्रोमोसोम एंड कंट्रोल द सेम ट्रेट, मतलब अगर आपकी क्रोमोसोम पे यहां पे टी और टी, ये आपका हो गया एलील, ये हो गया आपका पेयर ऑफ एलील। आई थिंक आप सभी को यहाँ पे एलील के बारे में समझ में आ गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एक बार आप सभी नोट डाउन जरूर कर लेंगे जो मैं लिख रहा हूं। आगे देखिए, हैप्लॉइड के बारे में देखिए। हैप्लॉइड यानी एन, और डिप्लॉइड मतलब 2n। देखो सिंपल, डाई मतलब दो होता है ना, 2n, और हैप्लॉइड मतलब n। सिंपल, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर मैं आपसे पूछूं हमारे में कितने क्रोमोसोम होते, तो आप बोलोगे सर हमारे में 46 क्रोमोसोम, ठीक है। लेकिन आप यही बोलोगे सर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यही बोलोगे ना, पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें से सेक्स क्रोमोसोम इसमें से कितने होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम रटना नहीं है, तो आप मुझे बताओ सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं। अरे एक बात बताओ, अगर आप मेल हो तो मेल में यही तो, सॉरी, एक्स और वाई, और अगर आप फीमेल हो एक्स एक्स यही तो होता है, यही तो सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक पेयर। बाकी जो होता है, बाकी जो मतलब 22 प्लस एक्स एक्स या 22 प्लस एक्स वाई, यह आपका किसमें हो गया? एक्स एक्स अगर दिया तो फीमेल, और एक्स वाई दिया तो मेल। इसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। और ये जो 22 होते हैं इनको कहते हैं ऑटोसोमल। ऑटोसोमल, मैं फ्रेज लिख देता हूं एक बार, अरे मिट गया, कोई बात नहीं, यहां लिखता हूं 22 ऑटोसोम, ये एटोसोम होता है। और सेक्स क्रोमोसोम को एलोसोम भी हम कई बार कहते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया, यहाँ पे वन सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब 23, यहाँ पे 23 लिखा हुआ है, मैं थोड़ा पेन का कलर बदल देता हूं, ठीक है। 23 इन ह्यूमन गैमीट। अब देखो ध्यान से, हैप्लॉइड एन होता है और एन को हम गैमीट भी कहते हैं, गैमीट। अब गैमीट हमारा क्या होता है? स्पर्म होता है, ओवा होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं, सर एक बात बताइए, हमारा पूरा शरीर क्या है, हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? अरे तो हमारा शरीर डिप्लॉइड है ना। हमारा शरीर, मेरी बात सुनो, 46 से मिलकर बना हुआ है ना, मेरी बात आप समझ आया कि नहीं? तो हम डिप्लॉइड हैं। फिर हैप्लॉइड हम स्पर्म को क्यों कहते हैं? हैप्लॉइड इसलिए कहते हैं कि जब जब पेरेंट्स से स्पर्म निकलता है और ये पापा हो गए, ओवा निकलता है, तो ये एन और ये जब मिलेगा तो 2n बनाएगा, और इसी से तो हम बनते हैं। दोनों का इसका 50%, इसका 50%, और मिलकर हमारा 2n बनाया, हम बने। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो यहां पे तो एक बात, हैप्लॉइड को n और एक गैमीट भी होता है। वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक सेट का मतलब 23,
ह्यूमन में गैमीट जो होता है स्पर्म ओवा होता है, वो हैप्लॉइड होता है, ये हमेशा ध्यान से। बट हम जो होते हैं वो हमारा पूरा शरीर हैप्लॉइड नहीं होता, सिर्फ ओवा और ये स्पर्म। टू सेट का मतलब 46, टू सेट का मतलब 2n। अब बताइए ऑल बॉडी सेल बताया ना हमारा क्या डिप्लॉयड, डाई मतलब दो, ठीक है। अब यहां पे मैं एक चीज आपको लिखूंगा, बहुत सारे बच्चे यहां पे गलत करते हैं, ठीक है। सुनो, गैमीट एंड हैप्लॉइड n होता है, जाइगोट एंड एक 2n होता है, ठीक है। ये हमारा ऑल बॉडी सेल, ऑल बॉडी सेल, और ये जो होता है हमारा स्पर्म एंड ओवा फीमेल में। मेरी बात आप समझ रहे हो, ठीक है। अब रूल ऑफ इनहेरिटेंस हम समझ लेते हैं। इनहेरिटेंस इन ह्यूमन इज इन्फ्लुएंस्ड इक्वली बाय पैरेंटल एंड मैटरनल। मतलब पैटर्नल मतलब पापा और मैटरनल मतलब माता, ठीक है। अब देखो ये इक्वल इसलिए कह रहे हैं, मैंने अभी जैसे आप सभी को बताया ना कि मम्मी से 50% और पापा से 50% आया, इसलिए इक्वल है, दोनों इक्वल देते हैं, इसलिए तो हिस्सेदारी आधा हो जाता है बेटे में या बेटी में, ठीक है। मेरी बात समझ हो ना। ये जो है ना मैं आपको भी थोड़ी देर बाद डिटेल में एक्सप्लेन करके सेक्स डिटरमिनेशन में आपको बताऊंगा। ये इक्वली मतलब 50% मम्मी से 50% पापा से। अब ट्रेट इन चिल्ड्रेन फॉलो मेंडल्स रूल ऑफ इनहेरिटेंस। अब मेंडल्स रूल ऑफ इनहेरिटेंस 3 रूल होता है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, ठीक है, वो हम अभी पढ़ेंगे। ईच चाइल्ड इनहेरिट वन विजन ऑफ ट्रेट फ्रॉम ईच पेरेंट। मतलब कहा ना कि एक पापा से मम्मी से, ठीक है, इसलिए बात कर रहा हूं। आगे चल रहे हैं। अब देखो, अब मैं एलील को थोड़ा सा और भी ज्यादा डिस्क्राइब करता हूं। देखो एलील डोमिनेंट एलील होता है यहां पे, और ये रिसेसिव एलील यहां पे होता है। थोड़ा सा मैं पेन के कलर अलग कर दूं, ठीक। अब देखो डोमिनेंट का मतलब होता है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो कि आप दो भाई हो, दो भाई हो तो, और आप दोनों भाई के बीच में बहुत ज्यादा बनता है, और आपसे बड़े भैया है और आप छोटे हो, तो आप अपने बड़े भाई के साथ जाओगे तो वहां पे किसका चलेगा, आपका बात ज्यादा ऊपर रहेगा कि भैया का, आपके भाई का बात ऊपर रहेगा। तो पॉइंट ये कि अगर आपके साथ भैया जाते हैं तो भैया ही डोमिनेंस होंगे, आप छोटे हो आपका वैल्यू नहीं होगा वहां पे। बट हां अगर आप जाते हो अकेला तो आप जो मर्जी है वो करते हो, सिंपल। तो कहने का मतलब यह है कि ये स्ट्रॉन्गर होता है दो एलिल में से। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, मान लो जैसे ये टॉल और ये ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब स्मॉल होता है, ठीक है। इसको मैंने कैपिटल टी से डिनोट किया, इसका स्मॉल टी से। अब देखो ध्यान से, इसको यहां समझा रहा हूं। ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर यहां कैपिटल टी आया, ये मैंने तो इसको मैंने बोल दिया, ये डोमिनेंस मैंने बोल दिया स्टार्टिंग में, डोमिनेंस, और ये रेसेसिव, ठीक है, मैंने पहले बता दिया। तो ये दोनों बड़ा बड़ा, जब भी बड़ा आएगा तो जो भी बड़ा का वैल्यू है डोमिनेंस वो होगा। अगर मान लो एक बड़ा आया एक छोटा, तो बड़ा भाई तो साथ में है ना आपके, तो जब भी बड़ा भाई साथ में है तो डोमिनेंस ही होगा, क्योंकि बड़ा भाई डोमिनेंस करता है। हाँ अगर आप छोटे हो तब आपका रेसेसिव हो गया, तब आपका चलेगा। मेरी बात समझो कि नहीं, ये होता है। तो आपको रेसेसिव बता दिया वीकर होता है, रिप्रेजेंट स्मॉल से करते हैं, हमेशा क्या है स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे रेसेसिव को, ठीक है यहाँ पे। और सप्रेस्ड होता है, मैंने कहा ना कि बड़े भाई के साथ चलोगे ना छोटे, तो आपका जो वैल्यू सप्रेस्ड हो जाएगा, वो वही लिखा हुआ, ठीक है। रेसेसिव ट्रेट, ट्रेट मतलब कैरेक्टर, एक्सप्रेस्ड ओनली इन द होमोजाइगस कंडीशन। अब मैं बात करता हूं होमोजाइगस कंडीशन और हेटेरोजाइगस कंडीशन। देखो बच्चों, अब ये जो देख रहे हो ये वाला होमो मतलब सेम सेम, कैपिटल टी ये होगा आपका होमोजाइगस, होमोजाइगस। अब ये भी स्मॉल टी होमोजाइगस। लेकिन यहां पे कैपिटल टी स्मॉल दो डिफरेंट आ गया तो हेट्रो हो गया, ये हेट्रोजाइगस हो गया। इस तरीके से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन इनहेरिट आइडेंटिकल अलील ऑफ जीन फ्रॉम बोथ, आइडेंटिकल मतलब सेम से, ये भी सेम से ये भी सेम से, तो होमोजाइगस हो गया और ये हेट्रो हो गया। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, हमारे पेरेंट जो होते हैं बताओ हेट्रोजाइगस होते हैं कि होमोजाइगस? तो हमारे पेरेंट हमेशा होमोजाइगस होंगे, एकदम लिख कर रख लेना, होमोजाइगस पेरेंट होते हैं।
किसी भी कंडीशन में होमोजाइगस ही होंगे। एग्जाम में आएगा 1 नंबर में, तो आप टिक कर देना। अब जीनोटिपिक और फिनोटिपिक के बारे में बात कर लेते हैं। देखो फिनोटिपिक क्या होता है ना, हम देखकर जो बता दें, मतलब हम देखकर बता दें कि लाल है, ये पीला है, ये गोरा है, ये काला है, ये सांवला है, ये ब्राउन है, ये ब्लैक है, मतलब जो अपनी आंखों से फिजिकली अपीयरेंस से देखकर हम जो बता देते हैं वो फिनोटिपिक होता है। लेकिन जो हम देखकर नहीं बताते हैं, जिसका प्रॉपर लेबोरेटरी में या प्रॉपर चेकअप के बाद ही पता चलता है। अब मान लो कि पिंपल्स निकला हुआ है, पिंपल्स, तो हम कहेंगे ना भाई पिंपल्स है, तो पिंपल जो कहोगे तो फिनोटिपिक हो गया। लेकिन वो पिंपल्स क्यों निकला है, क्या पता पिंपल्स निकलने के पीछे को हो सकता है कुछ और बीमारी हो, वो चेक कराएंगे तभी तो दिखाई हम नहीं देगा आपको, तो जीनोटिपिक हो गया। मेरी बात आप समझ रहे हो ना, यहां लिखा है देखो, यूनिक डीएनए सीक्वेंस और एलील कॉम्बिनेशन इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट। ऑब्जर्वेबल ट्रेट, ट्रेट मतलब कैरेक्टर, ये पेरेंट्स से हम करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो मैंने कहा ना एक्स एक्स, एक्स वाई, टी टी, टी टी, ये क्या होगा, ये आपका हो गया जीनोटिपिक। लेकिन अगर मैं कहूं अच्छा ये जो टॉल, अब मैं टॉल देखकर बता लंबा आदमी है, तो ये फिनोटिपिक हो। ऑब्जर्वेबल ट्रेट लाइक अपीयरेंस एंड बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड बाय जीनोटिपिक एंड एनवायरनमेंट, मतलब जीनोटिपिक का ही। अब मैंने कहा कि अगर टीटी देखा तब तो टॉल कहा, तो अगर जीनोटिपिक जो है वही तो ये बताया, भले हम देख कर बता दिए, लेकिन इसका मेन जो जीनोटिपिक पहले तभी फिनोटिपिक है। मेरी बात को समझ में आ रहा है ना, चलो आगे चलते हैं हम। यहां देखो, अब देखो क्वेश्चन है कि मेंडल साहब ने, क्योंकि मेंडल साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया, तो मेंडल साहब ने आखिर पी प्लांट इसी पे तो एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट आखिर क्यों किया, देखो मेंडल साहब पी प्लांट को इसलिए सिलेक्ट किए कि इसका सबसे पहले यहां पे एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे है, देखो शॉर्ट लाइफ स्पेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट। कैसे, देखो अगर हमारे में ह्यूमन बींग में अगर एक माँ को बच्चे को जन्म देना है, हेलो हेलो, तो उसको 9 मंथ 9 महीने लग जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना, तो अगर 9 महीने लगेंगे, अगर मान लो कि 4 बच्चे को जन्म देना 4 साल डेफिनेटली लगेंगे। लेकिन पी प्लांट का लाइफ स्पेन शॉर्ट में होता है, कुछ ही महीने का होता है। मेरी बात समझ रहे हो ना, इसलिए ज्यादा हम एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं। मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर किसी का लाइफ स्पेन 45 डेज का हुआ, थोड़ा पेन का कलर में चेंज कर दूं, अगर किसी का लाइफ स्पेन 45 डेज का हुआ, 45 डेज, तो 45 डेज के साइकिल में तो हम एक्सपेरिमेंट बहुत इजीली कर सकेंगे। अगर 1 साल समय मिले, 1 साल में कितनी हम इसको एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, मान लो अगर आपने एक पी प्लांट बोया, अगर आपको 10 प्लांट मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ये टॉल प्लांट है और ये शॉर्ट प्लांट है, शॉर्ट प्लांट, तो इसको इसको उगाने में मान लो कि 45 डेज लगा, 45 डेज, तो मेरा मन है कि हम इसको बहुत सारे 10 जनरेशन देखेंगे, 10 जनरेशन, तो 10 जनरेशन देखने में तकरीबन देखो हमको 450 दिन लगेगा, 400 नहीं, 1 साल से थोड़ा ज्यादा दिन। लेकिन 10 बच्चे को जन्म देने में, मतलब माँ को 10 साल लग जाएंगे, नहीं 10 से 12-15 साल लग जाएंगे, मेरी बात सुन। तो हम क्या करेंगे, अब इस शॉर्ट वाले प्लांट को हम उखाड़ेंगे। मेंडल साहब ने इन शॉर्ट प्लांट को उखाड़ दिया, 4 प्लांट, और 4 प्लांट उखाड़ दिया, यानी 6 प्लांट बड़ा है, 4 को उखाड़ा, फिर 4 सीड यानी 4 बीज लगा दिया। जब उन्होंने 4 बीज लगाया, तो 4 बीज में 2 बड़ा आ गया, 2 बड़ा, फिर 2 छोटा, फिर 2 प्लांट को उखाड़ा। मतलब ये इस तरह देखते रहे कितने जनरेशन में पूरा प्लांट टॉल आ जाएगा। इस तरीके से एक्सपेरिमेंट होता है, मेरी बात को समझिए ना। तो इसीलिए हम ये मेंडल साहब ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया, क्योंकि मतलब एक बार में हम देखो, एक जनरल माँ जो है एक बार में 1 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, रेयर 4 बच्चे होते हैं, जन्म दिए हैं बट रेयर, जनरली 1 से 2 बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। बट ये जो है ना, एक बार अगर मैटिंग करेगा तो लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग, मतलब बच्ची को जन्म देगा, मतलब बहुत ज्यादा, एक बार मैटिंग कराएंगे बहुत ज्यादा पाइसन टाइप यानी पी प्लांट उग जाएगा, पी उग जाएगा, ठीक है। उसके बाद एनुअल प्लांट होता है, 7 पेयर एलिटिक कैरेक्टर होता है। जब 7 पेयर एलिटिक कैरेक्टर होगा तो इसमें कितने वैरायटी होंगे,
14 वैरायटी मतलब 7 पेयर, जब 7 पेयर होगा तो एक के पास 2 होगा, तो 7 2 14 वैरायटी हो गया। यहाँ पे मेरी बात समझ कि नहीं? क्रॉस और सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराएं, अभी मैं कराऊंगा। शॉर्ट लाइफ स्पेन इनका होता है, ये आपको याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेंडल साहब का पी प्लांट सिलेक्ट करने का, अब कुछ पी जो सिलेक्शन हुआ ये आपको याद रखना है, कौन कौन से कैरेक्टर को उन्होंने लिया था। सीड शेप, सीड कलर, सीड कोट, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन, स्टेम लेंथ, ठीक है। ये आपको याद करना है, मेरी बात सुनो, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। सीड शेप, शेप रिंकल और ये सॉरी राउंड और रिंकल। रिंकल क्या होता है? मान लो पी प्लांट बाजार से खरीद ले या खेत से तोड़ कर लाए तो बहुत ताजा होगा, जब ताजा होता है तो बहुत ज्यादा गोला होता है, उसको 4 दिन छोड़ दो, रिंकल सिकुड़ जाएगा। तो रिंकल्स मतलब सिकुड़ गया है, ठीक है। तो डोमिनेंट कौन है? राउंड, बता दिया है कि डोमिनेंट राउंड ही है, तो जब भी इस टाइप का है तो राउंड को डोमिनेंट लेना, ये रिंकल। सीड कलर में क्या लोगे? येलो, ग्रीन। सीड कोट कलर में कलर्ड व्हाइट। पॉड शेप में इनफ्लेटेड कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, यहाँ पे वही पॉड कलर में ग्रीन येलो, ये कंफ्यूजन यहाँ पे मत होना, ठीक है। फ्लावर पोजीशन में एक्सियल टर्मिनल। सीड लेंथ में लॉन्ग और शॉर्ट, मतलब टॉल या शॉर्ट, आप याद करें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मेंडल्स रूल्स फॉर इनहेरिट ऑफ ट्रेट। लॉ ऑफ डोमिनेंस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। जैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया टी टी कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब एक बात बताओ, इसमें बड़ा भाई ये है, बड़ा भाई, बड़ा भाई छोटा भाई, छोटा भाई छोटा भाई, तो जहां भी बड़े भाई हैं वो हमेशा डोमिनेंस शो करेंगे। और अब आप अकेले स्मॉल स्मॉल हो, इस केस में आप रेसेसिव हो। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे मैं लिख रहा हूं, सुनो ध्यान से। यहां पे ये कौन सा कंडीशन है? होमोजाइगस। ये क्या है? ये भी होमोजाइगस, और ये क्या है? हेटेरोजाइगस। तो मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको होमोजाइगस में भी मिलेगा, हेटेरोजाइगस में भी मिलेगा, दोनों में आपको मिल रहा है। आगे देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है, मैं आपको यहीं पे समझाता हूं, बट आगे थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करूंगा। मान लो यहाँ पे ये आपके पापा हो गया और ये मम्मी माँ हो गई। मैं इनका एक ले लेता हूं, एल पेयर टी टी, और ये ले लिया स्मॉल टी ले लिया। अब क्या होगा? ये पेरेंट, ये हमारा पेरेंट हो गया। तो पेरेंट जब मैंने कहा पेरेंट्स हमेशा होमोजाइगस होगा, होमोजाइगस हमेशा होमोजाइगस होगा। अब क्या होगा? यहां से एक स्मॉल टी बाहर आएगा और ये बाहर आएगा पेरेंट से टी। देखो यार टॉल का बात नहीं कर रहा हूं मैं, टॉल को एक सिंबल देता हूं। तो मैंने कहा कि आप ये जो देख रहे हो ना, ये जो पापा से ये टी आया है, तो मैंने इसको एग्जांपल देकर बोली चलो ये स्पर्म हो गया। तो ये एक है ना, तो एन हो गया हैप्लॉइड, ठीक है। और ये जो बाहर निकला ये मैंने कहा आपका ओवा हो गया, मदर से आया ओवा, ये भी एन हो गया। अब ये क्या होगा? ये मिलेंगे और ये फिर ये हेट्रो बनाएंगे। अब सुनो, ये जो पापा और मम्मी से ये निकला स्मॉल टी, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग होना, मतलब पापा और मम्मी से ये कैपिटल टी स्मॉल टी निकला, ये सेग्रीगेट किया, अलग हुआ। मतलब ये क्या है? अब अगर मैं पूछूं ये क्या है, व्हाट इज, ये 2n हुआ, ये भी 2n, ये हो गया डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड, और ये हो गया n हैप्लॉयड, ये भी हैप्लॉयड। मेरी बात समझो कि नहीं? स्क्रीनशॉट लो, एग्जाम में आएगा कंफ्यूज कर जाओगे ये चीज। चलो आगे चलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखो ट्रेट है 2 एलील दैट सेपरेट 2 एलील, यहां पे मतलब पेयर नहीं बोला, 2 एलील बोल, एक एलील 2 एलील, ये पेयर भी बोल सकता, दैट सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ये क्या है? ये स्पर्म गैमीट ही तो है, यहाँ पे एक जो निकला एन क्या है? गैमीट ही तो है, हैप्लॉइड बोला, गैमीट ही तो है, गैमीट, और ये जाइगोट है। मेरी बात को समझे कि नहीं? यहाँ पे यही तो लिखा हुआ है। चल तो ये चीज आप अच्छे से कर लेना। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट,
एलील ऑफ डिफरेंट जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इनटू गैमीट। एक बात याद करना, क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट किस में देखा जाता है, मोनो हाइब्रिड की डाई हाइब्रिड। अब मोनो और डाई हाइब्रिड आपको थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। तो इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट हमेशा डाई हाइब्रिड में देखा जाता है, डाई हाइब्रिड, डाइजेशन, ठीक है। हमेशा डाई मतलब दो हाइब्रिड। अगर मैं पूछूं यहां पे ये कितने हाइब्रिड है, अरे हाइब्रिड तो एक ही है ना, यहाँ पे एक ही पेयर है ना, मतलब सिंगल पेयर ऑफ एलील, एक ही पेयर है ना, पेयर ऑफ एलील। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है, पेयर ऑफ एलील, ठीक है। यहाँ पे तो ये चीज, अब इंडिपेंडेंटली सोर्स का मतलब कि ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं अपने कैरेक्टर को शो करने के लिए। इंडिपेंडेंट कैरेक्टर शो करते हैं। भाई मैं राउंड हूं तो राउंड इंडिपेंडेंटली शो करे, वो किसी का हेल्प नहीं लेगा। मेरी बात समझ लो ना, इंडिपेंडेंटली। चलो अब स्टार्ट करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस मैंने कई बार अभी आपको बताया, अभी जो आपको बताया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। मैं एक बार पहले इसका पुनेट स्क्वायर बॉक्स से मैं आपको समझाता हूं। ये जो है ये पुनेट स्क्वायर बॉक्स है, ये है पुनेट स्क्वायर बॉक्स, पुनेट। ये पुनेट स्क्वायर बॉक्स है। अब देखो ध्यान से, अब यहां पे अब बोलोगे, देखो यहां पे ये आपका ये जो कोना जो बना हुआ ना ये वाला, ये मैं थोड़ा रेड कलर से करता हूं, ये जो है और ये, अब देखो ये आपका जो निकला होता है ना ये वाला हल्का सा, ये मेल का है और ये जो है ना फीमेल का, ठीक है। तो यहां पे टी और स्मॉल टी और इस साइड भी सेम लिया गया। अब ये आया कहां से, मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने अभी आपको बताया। अब मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस बता रहा हूं, स्पेशली मेंडल साहब के केस में। ऊपर जो बताया एग्जांपल दिया, अब मैं बता रहा हूं मेंडल साहब ने एक्चुअल में क्या बताया था। तो मेंडल साहब ने क्या किया था, टॉल प्लांट लिया था, टॉल और ड्वार्फ, ड्वार्फ में छोटा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब यहां से क्या आएगा बाहर, यहां से आएगा एक टी और यहां से एक टी। मेरी बात सुनना, कैपिटल है मतलब ये पेरेंट्स हमारा 100% रखे अपने पास, 100% है और 100%, बट यहां से 50% पापा स्पर्म दिए। ये क्या है, मतलब 50% इसका आया और 50% इसका आया, 50-50। और ये 50-50 जो बाहर निकला उसी को हमने पुनेट स्क्वायर में डाल दिया, दोनों को क्रॉसिंग कराने के लिए। मेरी बात को समझो, इसको और इधर भी, और इसको जब क्रॉस करते ये मिला, ये मिला, इसको और दिस, ये और ये इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब मैं इसको डिटेल में नहीं चलेंगे, डिटेल में मैंने ऑलरेडी मैं कई बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैंने आप सभी को बता दिया, ठीक है, अगर मेरे को आप पढ़े होंगे, ठीक है। अब देखो कैपिटल टी दोनों होमोजेगस कंडीशन, तो टॉल आएगा। कैपिटल टी स्मॉल बड़ा भाई है ना, टॉल आएगा। हेट्रोजेगस मतलब दो अलग अलग हो गया ना, डिफरेंट, ये भी सेम, ये भी आपका होमोजेगस। अब देखो ध्यान से मुझे बताओ, जो देखकर मैंने इसको देखकर जो बताया वो क्या, फिनोटिपिक। तो आप एक बात बताओ, फिनोटिपिक का मतलब ये टॉल 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 कितने हैं, 3 टॉल 1 ड्वार्फ। देखो यहाँ पे तो फिनोटिपिक क्या है ऋषभ, 3 टॉल 1 ड्वार्फ। मेरी बात समझ कि नहीं। अब जीनोटिपिक क्या है, ये जीन देखकर, ये मतलब एलील, ये एक अलग, ये जो कैपिटल टी बाकी बॉक्स में नहीं है, एक ये हो गया। अब ये और ये दोनों सेम सेम है, सेम सेम, दो सेम सेम है, दो सेम सेम यहां लिखा है मैंने, ठीक है। और एक ये वाला, ये आपका हो गया। अब मैंने यहां पे कहा, देखो ध्यान से, तो मैं यहां पे जो अब यहां पे ना, यहां पे एक यहां पे अगर चाहूं तो मैं हाइब्रिड बनेगा, ये F1 जनरेशन होता है, ये हाइब्रिड बनने तक F1 जनरेशन। मैं थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट करके आप सभी को एक बार बताया था, देखो इसको। तो यहां पे देखो आप सभी, जैसे मैंने कहा कि टॉल 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 कैपिटल टी मैंने लिया, और ये ड्वार्फ, ड्वार्फ को मैंने लिया स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। और मैंने कहा कि ये जो है पेरेंट है, पेरेंट, और पेरेंट्स हमेशा ऑलवेज होमोजाइगस होंगे, हमेशा होमोजाइगस होंगे, मतलब ये सेम 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 सेम, ठीक है। अब यहां से टी बाहर निकलेगा और यहां से स्मॉल टी।
अब देखो, इसको यहां से निकलने को मैंने अभी क्या बताया, सेग्रीगेट करना, नहीं अलग होना कहते हैं। और ये आपको यहां से आकर मिलेगा ये ये वाला। अब ये जो आया इसको कहते हैं हाइब्रिड। अब देखो अलग अलग है, हेट्रोजाइगस, सॉरी हेट्रो, हेट्रोजाइगस। और ये प्रोसेस जो है इसको कहते हैं F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, F1 फिलियल 1 जनरेशन। अब क्वेश्चन है सर एक बात बताइए, F1 जनरेशन क्रॉसिंग से होता है कि सेल्फिंग से? तो ये हम कहते हैं क्रॉसिंग से हुआ, ठीक है। अब F1, अब यहां से हम क्या करेंगे, सिंपल इस वाले पार्ट को कैपिटल टी को अलग करेंगे, स्मॉल टी को अलग करेंगे, और अलग करने के बाद अब F2 बनाएंगे। अभी जो आप सभी को पुनेट स्क्वायर में बताया, तो यही तो कैपिटल टी स्मॉल टी लेकर बॉक्स में पुनेट स्क्वायर में आगे प्रोसीड किया। मैं एक बार फिर से आप सभी को दिखाया, तो आप सभी यहां पे देखें, तो देखिए यही तो मैंने आप सभी को बताया पूरा, ये पूरा हुआ F2 जनरेशन, F2। ये आप ध्यान से आप सभी इसको कर लेंगे। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं डाई हाइब्रिड। तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस जो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स इसी में कहते हैं। उसको पहले मैं एक बार इसको, इस लाइन को आप सभी को मैं पढ़ के बताया था, लिखा हो यहाँ पे इन अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब मोनो हाइब्रिड का नाम क्यों दिया गया, अब देखो अभी जैसे मैंने बताया कि F1 जनरेशन में क्या था, यही तो बना था, इसी को कहते हैं मोनो, मतलब ये मोनो सिंगल, मोनो और ये हाइब्रिड, हाइब्रिड, ठीक है। तो यहां पे आप सभी देखो, यहां लिखा है इन अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस द फोकस लाइन सोनली टू वन ट्रेट, एक ही ट्रेट तो होता है, व्हेन ब्रीडिंग टू जनरेशन टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। द रिजल्टिंग रेशियो ऑफ ट्रेट, देखो एक बात बताओ, ये किताबी लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल सी बात है, जो मैंने आप सभी को बताया कि पेरेंट को हम लेते हैं और पेरेंट होमोजाइगस हमेशा होगा, उसको लेंगे, वहां पे आप लिख देना, सिंबल दिखा देना, होमोजाइगस मतलब टॉल टॉल, डॉट डॉट, वहां से क्या होगा, सेग्रीगेट होगा, एक से टी बाहर आएगा, दूसरे टी आप प्रॉपर लाइन में दिखा देना, जैसे यहाँ पे प्रॉपर बताया गया है, प्रॉपर, ठीक है, बाहर आएगा, उसको सेग्रीगेशन करते हैं क्रॉसिंग के द्वारा, F1 जनरेशन में हाइब्रिड बनेगा, जो हाइब्रिड बनेगा हेट्रोजाइगस होगा और उसी को मोनो हाइब्रिड कहते हैं। वहां से फिर क्या करेंगे, F2 जनरेशन से हम बनेंगे, बस वही सब लिखा हुआ है, ठीक है। इसको देखो रटना नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि इसी लाइन को याद करो आप सभी, ठीक है। यहाँ पे ये बात समझ ना, ये सब आप सभी एक बार समझ लोगे तो खुद लिख लोगे यहाँ पे। अब ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, ये मैं आपको बताता हूँ, डाई हाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहले यहाँ पे बता दिया है कि इसने जो लिया है कैपिटल आर, कैपिटल वाई और ई, स्मॉल स्मॉल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बता दिया है कि कैपिटल आर को हमने राउंड लिया है और कैपिटल वाई को एलो लिया है, और ये बता दें कि स्मॉल को हमने रिंकल लिया है और इसको हमने ग्रीन लिया है। देखो ये आपको बता दिया जाएगा, अब नहीं बताएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये आर राउंड है कि रेड है। तो कैपिटल आर आपको राउंड। अब क्वेश्चन आएगा, देखो जहां भी आपको कैपिटल आर ये आपको दिखाई दे, इसके साथ आर ही दिखाई देगा, छोटा हो सकता है, यहां पे हमेशा क्या बनाएगा, अब बताओ, ये स्मॉल आर रिंकल्ड और ये कैपिटल आर राउंड, लेकिन यहाँ पे दोनों का मिश्रण आया, तो आपको बताया ना कि जो बड़ा भाई होगा ना, बड़ा भाई, यहाँ पे बड़ा भाई, तो वो दोनों शो करेगा, यहाँ पे राउंड हो जाएगा। मेरी बात आप समझ है ना यहाँ पे। अब देखो समय कम है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी तेजी में बता रहा हूँ, एक बार इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे पूरा प्रोसेस चलता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको एक रेशियो बता दिया कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो राउंड येलो का 9 होगा, राउंड ग्रीन का 3 होगा, रिंकल्ड येलो का 3 होगा और रिंकल्ड ग्रीन का 1 होगा, ये आपको मैंने पहले बता दिया। और ये जीनोटिपिक रेशियो 1:2:2:4:4:1:2, ठीक है। मतलब जो आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो पढ़ोगे, ये आपका 9331, मतलब आप लिखोगे 9331, ये हुआ, ठीक है। अब देखो मैंने क्या लिया, कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल, यहां से देखो ध्यान से, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप देखो यार थोड़ा सा मैं छोटा करके आपको दिखा देता हूं, यहाँ देखो, ये आप देखो यहाँ पे, ये आपका एक हुआ, ये एक हुआ, ये आपका दूसरा हो गया, राइट। मतलब यहाँ पे दो डाई, दो है, डाई है, दो है,
अभी मेंडल साहब ने मोनो हाइब्रिड में एक ही तो लिया था टी, और यहां से एक बाहर आया था, राइट। अब यहाँ पे दो है तो कैपिटल वाई, दो से एक बार वाई आ गया, और इसमें से भी तो एक आएगा, यहां से दो बाहर आया, मतलब कैपिटल वाई और ए कैपिटल आर, और यहां से ए से एक स्मॉल, इससे एक स्मॉल, यहां से हमने दोनों बाहर निकाल लिया, मतलब ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, यहां से ये बाहर आ गया, और ये बाहर आने के बाद सिंपल सी बात है, अब सिंपल, अब इसको, ये रहा F1 जनरेशन, यहाँ पे सॉरी, ये रहा F1 जनरेशन हमारा, यहाँ लिखा है F1 जनरेशन में लिख दिया है, ठीक है। F1 में क्या होगा, ये वाला F1 जनरेशन, ठीक है। अब इससे हम ये बनाएंगे, अब ये कैसे बनाएंगे, एक काम करते हैं, सिंपल सा यहीं पे क्या करेंगे ना, इसको इसके साथ करेंगे और इसी को इसके साथ करेंगे, ठीक है। फिर इसको इसके साथ करेंगे और इसको इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो चार आ गया, 1 2 3 4, वो चारों यहाँ पे है, आप करके देखना आपको मिल जाएगी चार। आपको यहाँ पे मेल के लिए भी डाल दिया और ये फीमेल के लिए भी मैंने आपको यहाँ पे डाल दिया। अब डालने के बाद आपको सिंपल इसको इससे साथ करो, ये आ गया, इसको फिर इस लाइन में इसके साथ करोगे, इस लाइन में इसके साथ, और ये ठीक है, आपको ऐसे सब मिल जाएंगे। और बस आपको देखो यहाँ पे सिंपल से, अब मैं पूछूंगा आपसे कि कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल, तो कैपिटल वाई में किसका लिया था, आप खुद बताओ। यहाँ पे कैपिटल वाई सिंपल, देखो यहाँ पे, तो कैपिटल वाई कैपिटल एलओ, एक बात तो क्लियर है, यहाँ पे एलओ हो जाएगा, एलओ, और स्मॉल आर किसका है, स्मॉल आर किसका है, यहाँ पे रिंकल्ड का, एलओ रिंकल्ड यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे वहीं लिखा है 9, मतलब देखो टोटल कितने 16 हो गए ना, 16, यहाँ कितने बने, ये बॉक्स 1 2 3 4 16 बनाना। अब 16 में आप रेशियो निकाल लो, 9/16, यहाँ पे 9 16, ये 3 है, 3 मतलब 16 में 3 आया, ये सब ठीक है यहाँ पे। अब एक बात बताओ, मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताता हूँ, अगर आपसे सिंपल सा पूछ देगा, ये बताओ कि 16 में, मतलब टोटल 16 है, ठीक है, और आपसे पूछ देगा बताओ ये कितना आया, ये कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई कैपिटल, ठीक है, ये कितना आया। मेरे पास सिंपल एक फॉर्मूला होता है, मैं बताता हूँ, 2 के पावर n कर देना, आंख बंद करके 2 के पावर n कर देना, और ये n जो होगा ना, ये n हाइब्रिड होगा, सॉरी हेट्रो जाएगा, हेट्रो मतलब ये दोनों अलग अलग, ये हेट्रो है, ये हेट्रो है, तो ये दोनों हो गए, 2 हो गया ना, 2, तो 2 के पावर 2 यानी 4, तो ये जो होंगे ये 4 होंगे। मैं आपसे सिंपल पूछता हूँ, सुनो, ये जो कैपिटल वाई ये आर, अब देखो ये क्या हेट्रो है, क्या होमो है, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये एन नहीं है, यहाँ पे होमो हेट्रो नहीं है, नहीं, तो एन क्या 0 हो जाएगा, तो 0 1 हो जाएगा। तो ये देखना पूरे बॉक्स में 16 में से एक ही होगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेता हूं, चलो ये वाला देख लो, ये वाला, ये देखो आप, ये वाई सॉरी कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल वाई और ये कैपिटल आर, ठीक है। अब देखो मैंने बोला 2 की पावर n क्या हो, हेट्रो, तो इसमें हेट्रो नहीं है, इसमें एक हेट्रो है, 2 की पावर 1, तो देख लेना ये पूरे बॉक्स में देखना 2 ही होगा। ये ट्रिक मैंने आपको बता दिया, सिंपल सी बात है, बहुत आसान है, आप सब एक बार निकाल लेना। अब हम बात जो मैंने बताया वो यहां लिखा हुआ है। अब सुनो, ये जो करे, ये बॉक्स जो कराया सेल्फिंग, मतलब सेल्फ, इससे और ये दोनों सेम सेल्फिंग, इसको सेल्फिंग कहते हैं, सेल्फिंग, और ये क्रॉसिंग हुआ, क्रॉसिंग। बस आप सभी इसको इस तरीके से आराम से देख लेना, आप सभी को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो ये पूरा वहीं लिखा हुआ है, आप देखना, जीनोटिपिक फिनोटिपिक मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, आप सभी को यहाँ पे अप्लाई करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग सेक्स डिटरमिनेंट्स, एक इन्वायरमेंटल इफेक्ट करता है और एक आपका यहाँ पे जेनेटिकल इफेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल देखो, कुछ इन्वायरमेंटल कैसे होता है, कुछ ऐसे होते हैं जहां पे जैसे कि टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं कि मेल होगा या फीमेल होगा, ये होगा, बट हमारे में क्या जेनेटिक पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने आप सभी को बताया कि अगर मान लो फीमेल को क्या लेते हैं, फीमेल को एक्स लेते हैं, ठीक है, सिंपल, फीमेल को एक्स लेते हैं, ठीक है, एक्स और एक्स फीमेल, और मेल को एक्स और वाई लेते हैं, ठीक है। तो यहां से फिर वही बात, यहां से अलग सेम होगा तो एक ही बार आएगा, अब ये अलग अलग है, यहां भी एक्स ही आएगा, यहां से भी एक्स निकालोगे, चलो क्रॉस कराओ, एक्स इसे क्रॉस कराओ, एक्स वाई, दो अलग अलग आ गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फीमेल और ये मेल। देखो जनरली क्या कहते हैं, ये मेल हो गया, तो एक बात बताओ, फीमेल जब दोनों सेम है तो क्या लड़का हो या लड़की डिपेंड किस पे करेगा, फीमेल पे करेगा, नहीं मेल पे करेगा। वाई अगर आया तो मेल बनेगा, मेल अगर एक्स दिया
तो फीमेल बनेगा। यह हमेशा आपके मन में ध्यान में होना चाहिए, इसमें कोई भी कंफ्यूजन, सेक्स डिटरमिनेशन ये मैंने आपको बता दिया सिंपल, ठीक है। चलो सेक्स डिटरमिनेशन ये पढ़ लेना आप सभी, जो मैंने बताया सिंपल सा आप पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्स यूजुअली मीन्स फॉर पर्सन फीमेल के लिए और एक्स वाई मेल के लिए, ठीक है। तो अमूमन आप सभी, अगर मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये ऐसे लिखना मेल और मेल का एक्स वाई, फीमेल एक्स एक्स, यहां से भी एक्स बाहर निकाल लेना, यहां दोनों अलग अलग है ना तो बाहर निकाल, ठीक है। तो अच्छे से तो थोड़ा, और यहां से दोनों सेम है तो यहां से सिर्फ एक्स बाहर निकालना, इसको ऐसे दिखा देना एक्स एक्स और ये एक्स वाई, ये आपका हो गया फीमेल, ये फीमेल हो गया और ये आपका मेल हो गया, ठीक है, मेल। यहाँ पे अगर एक लाइन लिख देना, ये टोटली डिपेंड करता है आपको, ये मेल होना डिपेंड, मेल या फीमेल टोटली डिपेंड्स ऑन ये मेल, मतलब पापा पे डिपेंड करता है, लड़का हो गया लड़की। इस तरीके से मैंने आप सभी को चैप्टर बता दिया। मैं आपको बता दूं, ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज ए ड्राइव के फॉर्म में मिल जाएगा, आप सभी वहां से डाउनलोड कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आगे बहुत सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और उसके बाद बाकी जो चैप्टर्स बच गए हैं वो भी मैं आप सभी को बता दूंगा और पढ़ा दूंगा, रिमेंबर करा दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट।